सर आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। यस सर। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? इफेक्ट ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट ऑन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या आप इस तरह से भी बोल सकते हो एक्सलेरेशन द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू फ्लावर। ठीक है, किस चीज को एक्सलेरेट करना है? एबिलिटी ऑफ द फ्लावर, एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू फ्लावरिंग। ठीक है, उसको जो एक्सलेरेट उसको एक्सलेरेट कर दे बाय यूजिंग या बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, वो क्या कहलाएगा? वर्नलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अच्छा, वर्नलाइजेशन में बच्चे दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। तो ध्यान में रखना, बोथ क्वालिटी, ये एनसीईआरटी में चीजें लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, क्वांटिटी प्ले इम्पोर्टेंट। ठीक है, किस चीज में? ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी किसका है बच्चे? कोल्ड ट्रीटमेंट का, कि कितना कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड, बस एक ही चीज बोल रहा हूँ, मतलब क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, मतलब टेम्परेचर कम है या ज्यादा है। ठीक है, लो टेम्परेचर, चूंकि कोल्ड ट्रीटमेंट से लो टेम्परेचर दे रहा है, तो कितना लो दे रहा है? ठीक है, जैसे जनरली हम कितना लेते हैं? 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो और इसका ड्यूरेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो ड्यूरेशन कम से कम तो 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स मिनिमम, इसके बाद 1 वीक तक। ठीक है, चलो मैं आपको बता रहा था एग्जाम्पल वर्नलाइजेशन में, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स में तो कुछ दोनों जगह पे है, एनुअल प्लांट्स में भी है और ये बाइनियल प्लांट्स में। तो एनुअल प्लांट्स में जैसे आपका वीट, बार्ली, राई, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी एनुअल के लिए देता है, और कहता है कुछ बाइनियल प्लांट्स है जहां पे आपके ये देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि which of the फॉलोइंग गिवन बिलो, मतलब which of the, जो भी है। ठीक है, कि कौन सा इसमें से ऐसा प्लांट्स है जो कि फ्लावरिंग जिसमें वर्नलाइजेशन से इंड्यूस की जा सकती है, और वो प्लांट कैसा हो? बाइनियल हो। ठीक है, पूछ ले कि बाइनियल प्लांट्स इन विच वर्नलाइजेशन इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक है, ऐसा बाइनियल प्लांट्स बताओ जिसमें वर्नलाइजेशन क्या इंड्यूस कर रहा हो? फ्लावरिंग। तो अब आपके पास ये एनुअल प्लांट्स है, हो सकता है 3 ये रख दे, एक बाइनियल्स का रख दे, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे एक है कैबेज और शुगर बीट। कैरेट, कैरेट एंड शुगर बीट। ये आप एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। अब आता है कि जो एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? क्लिपार्ट। सबसे पहले इन्होंने इस चीज को, वर्नलाइजेशन को देखा था, पर वर्नलाइजेशन का नाम नहीं दिया था। मतलब इन्होंने क्या देखा था? इफेक्ट ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट ऑन फ्लावरिंग ऑफ सम प्लांट्स, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ठीक है, डिस्कवरी, मतलब जो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी है वो लाइसेंको को जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी डिटेल्ड एनालिसिस की थी और साथ में वर्नलाइजेशन नाम भी दिया था। बट आपको मतलब नहीं है, क्लिपार्ट का नाम तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसी चीज पे मैं बताऊंगा। ये काम कर रहे थे बच्चे किस पे? वीट। और वीट की 2 वैरायटी ले रहे थे, कौन कौन से बच्चे? स्प्रिंग, एक विंटर वैरायटी है, पहले विंटर वाला रखो, विंटर वैरायटी। और दूसरा वैरायटी कौन सा था? स्प्रिंग, नॉट ऑटम। ठीक है, मैंने सब कल ऑटम लिखा दिया था।
दो वैरायटी हैं वीट की, बार्ली राई की भी दो वैरायटी एग्जिस्ट करती है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, विंटर वैरायटी एंड स्प्रिंग वैरायटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इस तरह करके समर, विंटर इधर लिख लेता हूं मैं। क्या होगा यहाँ पे, समर और विंटर के बीच में, समर कब होता है, जून के आसपास, विंटर कब होता है, दिसंबर के आसपास। तो ऊपर वाला टाइम कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा, हाँ ये भी बात तुम्हारी सही, रेनी सीजन हो जाएगा। मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, तुम ना उठ पटांग की चीजें बताओगे। एक चीज नहीं बोली ना, ये लो, ये बन गया क्या, सर्कल, साइकिल बन गया पूरा। अब समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा बच्चे कि दो वैरायटी है, एक विंटर वैरायटी है, दूसरी स्प्रिंग वैरायटी। तो विंटर वैरायटी को बच्चे समहाट शो करते हैं बिटवीन ऑटम एंड, सपोज कर लो यहाँ पे सोइंग हो रही, ठीक है। ये वैरायटी, इस जो विंटर वैरायटी है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। ठीक है, विंटर वैरायटी का प्रोडक्टिविटी अच्छी है क्योंकि जो कंडीशन जिस तरह से नेचुरली उसको चाहिए वो मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ जब आप सोइंग करोगे तो वो जर्मिनेट करेगा, मतलब कि इसको आप ना कंडीशन लिख दो, इसको ए लिख दो सपोज, और यह चलो दूसरे को बाद में लिखेंगे। तो जब आप इसको ग्रो कराओगे तो ये जर्मिनेट करेगा और थोड़ी सी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद विंटर के दौरान उसको क्या मिल जाएगा, चिलिंग ट्रीटमेंट या कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो वेजिटेटिव ग्रोथ क्या कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। ध्यान रखना फ्लावरिंग तभी होती है जब वेजिटेटिव ग्रोथ जनरली, क्योंकि हम बात कौन से प्लांट की कर रहे हैं, एनुअल प्लांट्स। पेरेनियल प्लांट्स का हिसाब किताब थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, ठीक है, बट वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी ग्रोथ को क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। जब उनको फ्लावरिंग करनी होती है तो थोड़ी देर के लिए अपनी ग्रोथ को क्या कर लेते हैं, वो स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं एनुअल एंड बाइनियल की, तो उसी पे फोकस करो आप। यहाँ पे आपने सोइंग की, जर्मिनेशन हुआ, वेजिटेटिव ग्रोथ हुई। वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद जब विंटर सीजन आएगी तो वेजिटेटिव ग्रोथ विल बी स्टॉप। ठीक है, चिलिंग ट्रीटमेंट मिल गया है। जैसे ही थोड़ा विंटर खत्म होगा तो थोड़ी सी फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, दैट विल बी, वो कौन सी ग्रोथ हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे होगी फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद ग्रेन का प्रोडक्शन होगा और आप क्या कर लोगे फिर बाद में, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, तो ये कौन सी वैरायटी है बच्चे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, विंटर वैरायटी। ठीक है, तो ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है ये नेचुरल वर्नलाइजेशन है कि नहीं, नेचुरल वर्नलाइजेशन। तो इस कोल्ड ट्रीटमेंट ने इसमें क्या इंड्यूस कर दिया, फ्लावरिंग इंड्यूस कर। ठीक है, तो ये हो गई बात विंटर वैरायटी की। अब दूसरी वैरायटी है स्प्रिंग वैरायटी। ठीक है, तो अगर इस स्प्रिंग वैरायटी को आप ग्रो कराते हो यहाँ, यहाँ मतलब सोइंग करते, ठीक है, तो स्प्रिंग वैरायटी बच्चे ऐसे ही पड़ी रहती है। ठीक है, या अगर मैं ये बोल दूं कि स्प्रिंग वैरायटी को थोड़ा सा और पीछे ले लो, यहाँ, ठीक है, तो स्प्रिंग वैरायटी, थोड़ा सा मैंने एक स्टेटमेंट गलत कर दिया था, सुना, मैं पीछे का थोड़ा सा होकर के, यहाँ पे आप सोइंग कर रहे हो स्प्रिंग वैरायटी को, इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है। ठीक है, इससे कोल्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, पर इसकी इल्ड क्या होगी, कम होगी, इसकी इल्ड कम होगी। अब देखो, तुम अगर ये विंटर वाली वैरायटी को यहाँ पे ग्रो कराओ, अगर तुम इस विंटर वाली वैरायटी को यहाँ पे ग्रो कराओगे तो यहाँ पे जर्मिनेशन तो हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ भी होगी, पर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग कब होगी जाके, जब यहाँ पे आ जाए। ठीक है,
यहाँ पे आ जाए। अगर आपने विंटर वैरायटी को जो है, और ये विंटर वैरायटी में कई बार क्या होता है कि ग्रोथ भी नहीं होती, मतलब जर्मिनेशन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता जर्मिनेशन? क्योंकि जो उसका सीड है या उसका जो ग्रेन है वो डॉर्मेंट स्टेज पे, तो आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। अब अगर डिटेल में और हाई लेवल पे पढ़ोगे जाके वर्नलाइजेशन, तो आपको ये पता चलेगा कि वर्नलाइजेशन समटाइम्स सीड जर्मिनेशन को भी क्या करता है, इंड्यूस करता है। चिलिंग ट्रीटमेंट, अभी भी मैं सीड डॉर्मेंसी का केस बताऊंगा, तो सीड डॉर्मेंसी के केस में वहां पे लिखा हुआ है कि चिलिंग ट्रीटमेंट क्या करता है, वो जो डॉर्मेंसी है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज है। अगर आप जो है स्प्रिंग वैरायटी को करोगे, तो स्प्रिंग वैरायटी चूंकि उस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, किस पे, क्या कहते हैं, लो ट्रीटमेंट पे, लो टेम्परेचर पे, तो वो ग्रो कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा, उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। पर इसकी इल्ड क्या होती है, कम होती है। तो बेटर वैरायटी कौन सी है आपकी, उसको कब ग्रो कराओगे आप, मतलब कब सोइंग करोगे उसकी, अब ऑटम के बाद वही अक्टूबर नवंबर, ठीक है, नवंबर स्पेशली आप बोल सकते हो, या मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक, ठीक है। और वो आपको हार्वेस्ट करके एंड ऑफ मार्च या मिड अप्रैल तक क्या दे देगा, क्रॉप दे देगा आपको। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज है। तो वीट पे वो देख रहे थे कि वीट में अगर इसी विंटर वैरायटी को आप यहाँ पे ग्रो करा रहे हो तो फ्लावरिंग नहीं होती, बट अगर आप ऑटम में ग्रो कराते हो तो उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाता है और फ्लावरिंग हार्वेस्टिंग। बात समझ में आ रही है? सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कहां पे करना है आपको, विंटर वैरायटी को। विंटर वैरायटी को यहाँ पे ग्रो कराओ तो पूरा का पूरा सीजन लौट के आना पड़ेगा, तब जाके उसमें, जब तक उसको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दोगे तब तक फ्लावरिंग नहीं होगी। विंटर वैरायटी में भी एक चीज कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, आप क्या कर दो, उसको बाहर से कोल्ड ट्रीटमेंट दे दो, फ्लावरिंग वो डिपेंड ही नहीं करेगी, वो डिपेंड ही नहीं कर रही, उसका टाइम है, उसका टाइम है इसका यहाँ पे। पर बच्चे क्या है ना कि हम तो एक कंडीशन को लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा पूरा टारगेट कहाँ पे है, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट पे। स्प्रिंग जो वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी का टोटल स्पैन कितना है, 60 डेज का। अब हो सकता है कि स्प्रिंग वैरायटी को फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। हम तो सिर्फ एक क्राइटेरिया ले रहे हैं, किस चीज का, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट। इसीलिए हमारा सारा फोकस किस वाली वैरायटी पे है, विंटर वैरायटी पे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि विंटर वैरायटी को अगर अक्टूबर नवंबर पे सोइंग करते हो तो उसको नेचुरल वर्नलाइजेशन मिलेगा, नेचुरल कोल्ड ट्रीटमेंट मिलेगा, और उसकी हार्वेस्टिंग आप यहाँ तक कर लोगे, कोई स्टाफ आपका नहीं आएगा। बट अगर नेचुरल कंडीशन दे रहे हो विंटर वैरायटी को यहाँ पे सोइंग करके, ठीक है, तो वो ग्रो करेगा, मतलब जर्मिनेट करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी उसमें, बट फ्लावरिंग, अगर चाहते हो कि फ्लावरिंग हो जाए तो आपको यहाँ से कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कोल्ड ट्रीटमेंट दे दोगे तो फ्लावरिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई? स्प्रिंग वैरायटी सिर्फ जो है क्या कहते हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है क्योंकि स्प्रिंग वैरायटी आपका तुरंत, स्प्रिंग वैरायटी वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट का कोई मतलब रोल वहां पे नहीं, इसलिए वो स्प्रिंग वैरायटी को उन्होंने बोल दिया। ठीक है, अगर स्प्रिंग वैरायटी को यहाँ पे ग्रो कराते हो तो वो हार्वेस्टिंग होगी उसमें, उसमें मतलब वैसे ही फ्लावरिंग होगी, उसमें वैसे ही ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। बट स्प्रिंग वैरायटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो यील्ड है बच्चे वो क्या है, लो यील्ड, और ये जो है बेटर यील्ड देता है। तो हम लोग अपने यहाँ क्या ग्रो कराते हैं जनरली, विंटर वैरायटी। ज्यादातर जो विंटर का मतलब जो व्हीट का क्रॉप है उसमें विंटर वैरायटी यूज करते हैं। तो क्या स्प्रिंग वैरायटी कौन ग्रो कराता है, जो पोटैटो, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि जो पोटैटो वगैरह करते हैं अपने खेत पे, अर्ली सीजन पे पोटैटो करते हैं, तो उनका जो फील्ड है वो खाली हो जाता है जनवरी में, ठीक है, जनवरी मिड जनवरी तक खाली हो जाता है। तो फिर वो उसी में क्या करते हैं, उसी में सोइंग करते हैं ये स्प्रिंग वैरायटी की, तो वो 2 महीने में आपको क्रॉप दे देगी। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि एक सीजन उन्होंने क्या कर लिया है, उसमें पोटैटो की क्रॉप ले रखी हुई है। ठीक है, तो अगर बेटर यील्ड चाहिए तो आप विंटर की करोगे, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो विंटर के लिए हमने दिखाया कि अगर यहाँ पे सोइंग करते हो तो क्रॉप यहाँ पे हार्वेस्ट करोगे आप, और अगर यहाँ पे सोइंग करते हो और चाहते हो कि क्रॉप हार्वेस्ट करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से
वर्नलाइजेशन कोल्ड ट्रीटमेंट बाहर से देना पड़ेगा। इतनी स्टोरी है, बात समझ में आ? चलो बाकी ये वाला एग्जाम्पल याद रखना बाइनियल प्लांट्स का। बाइनियल प्लांट्स का भी मैं एक केस बता देता हूँ। ट्रॉपिकल बाइनियल प्लांट्स में टेम्परेट कंट्री अभी जरूरत नहीं है और ट्रॉपिकल कंट्री। बच्चे टेम्परेट कंट्री में ये जो है ना आपके, ये बाइनियल, ये जो देख रहे हो वो एक टेम्परेट। बट अगर मैं बोल दूं कि ट्रॉपिकल नहीं है, ये क्या है? एनुअल। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट कंट्री के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बेसिकली इनको 2 सीजन या 2 साल लगते हैं। ये क्या करेंगे? ये पहले अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग कब होगी? जब इनको प्रॉपर चिलिंग ट्रीटमेंट मिलेगी, और तब जाके नेक्स्ट सीजन में ये क्या करेंगे? फ्लावरिंग एंड हार्वेस्टिंग। किस कंट्री में? टेम्परेट में। तो बाइनियल प्लांट्स, ये वर्नलाइजेशन का इफेक्ट बाइनियल प्लांट्स में कहां पे दिखेगा? टेम्परेट। कहां नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही सीजन पे आपको दिख जाएगा वो आएगा। बट होता वहां पे भी वही होता। अगर तुमको याद हो, जैसे आपका है कैरेट, कब ग्रो कराते हो? नहीं पता, मैं बताता हूँ के आसपास, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगा, दिसंबर या जनवरी में इसको क्या मिल जाएगा? कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और जब दिसंबर जनवरी में कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वो फ्लावरिंग करेगा, आपको मार्च तक क्या दे देगा? क्रॉप दे देगा। तो ये जो प्लांट्स हैं ये सिर्फ टेम्परेट कंट्री में क्या है? बाइनियल। हमारे यहाँ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में बाइनियल प्लांट नहीं है। दीज आर द एनुअल प्लांट। अगर हो सकता है मैंने, यार मेरी चाय ठंडी हो गई, सब गड़बड़ हो गया यार। नहीं अदरक डाली है ना आज, बस सोच लिया करो कि कैसा फीलिंग होता होगा अदरक। अच्छा, कितने बच्चे घर वाले हैं, घर में जिनका घर है यहाँ पे? घर है तो इसको तो मिलती होगी अदरक को। चाय अदरक वाली मिलती होगी। चाय नहीं पीते हो? अच्छी बात है। और कौन है घर वाला यहाँ पे? सब बाहर से। अदरक वाली चाय मिलती है आप में से किसी को? वो भी नहीं होती है, बस कहने की होती है। वो कहाँ पे मिलती है? बना देगा। अच्छा, अच्छा कोई बच्चा मिसिंग है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? 3 3 6 7 3 10 3 13 हाँ, एक बच्चा वो मिसिंग है, 2 मिसिंग है। यहाँ पे भी क्या फीवर आने लगा है क्या बच्चों को? एग्जाम का फीवर? 1 2 3 4 5 6। सही में एग्जाम फीवर चलने लगा? कोई फायदा नहीं है, अभी एग्जाम की डेट तक का पता नहीं है। रिवीजन टेस्ट मैंने बताया ना, फायदा तब है रिवीजन टेस्ट का जब आप आंख मूंद के, मतलब सुबह आपको कोई जगह है और कहते टेस्ट दे दे और आप टेस्ट दे दो। हाँ, तभी फायदा है। बच्चे मैं बता रहा हूँ, एक टेस्ट को देने के लिए तुमने पहले 2 3 क्लासेस छोड़ी। ओके सुनो, एक टेस्ट को देने के लिए पहले तुमने 2 3 क्लासेस छोड़ी, फिर जो है आपने टेस्ट दिया, और 2 3 क्लासेस को जो लैग क्रिएट हुआ है उसका क्या, तो तुमको पीछे ला देगा। इसीलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट हर हाल पे देना चाहिए, पर आपको ना रेगुलर तैयारी करते रहना चाहिए। रेगुलर एक रिवीजन का पैटर्न बना रहना चाहिए। तो अगर रिवीजन का पैटर्न बना है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं तो तुम जितने क्लास छोड़ोगे उतना लैग क्रिएट हो जाएगा, कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कंप्लीट। हाँ, तो वही चीज होगी, तो वो हो ही नहीं पाएगा। चलो खैर, ये वर्नलाइजेशन का मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीजें बता दी। एक चीज नहीं लिखाई थी ना अभी, कि लिखा दी थी कि जो वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट है परसीव्ड बाय, हाँ, परसीव्ड बाय सूट इफेक्ट्स, ध्यान में रखना।
अगर सूट अपेक्स आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर एपिकल वर्ड आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज हो सकती है क्या, कुछ प्लांट्स में जो सीडलिंग बनती है ना, ठीक है, सीडलिंग, तो वो जो सीडलिंग है उसका जो एम्ब्रायो, वो एम्ब्रायो का टिप है टाइप का मान लो, वो भी सेंस करता है, ठीक है, वो भी सेंस करता है। तो चलो वर्नलाइजेशन बच्चे खत्म हो गया है। एक और पहले खत्म कर लेते हैं, नहीं तो मुझे बाद में खत्म करना पड़ेगा, क्या, सीड डोरमेंसी। ये नया एडेड है टॉपिक आपके एनसीईआरटी में, और इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप एनसीईआरटी के अंदर भी सीड डोरमेंसी को बहुत अच्छे से पढ़ना। हालांकि बच्चे सीड डोरमेंसी मुझे कब पढ़ाना चाहिए, आफ्टर कंप्लीटिंग हार्मोन्स, बट मैं पहले ही आपको पढ़ा देता हूँ। सीड डोरमेंसी क्या है, सस्पेंडेड डेवलपमेंट, सस्पेंडेड डेवलपमेंट ऑफ सीड। इसको क्या बोलोगे बच्चे, सीड डोरमेंसी। इस दौरान सस्पेंडेड डेवलपमेंट का मतलब है कि जो एक्टिविटी है सीड की वो बिल्कुल निल हो चुकी है, बस वो उतना एक्टिविटी कर रहा जितने से वो उसका सर्वाइवल, मतलब उसको आप ये बोल सको कि ये लिविंग है। तो ध्यान में रखना, सीड में रेस्पायरेशन होता रहता है, ये मत सोच लेना कि सीड में कोई रेस्पायरेशन है, सीड एक लिविंग थिंग है। सीड क्या है, एक लिविंग है। अगर वो लिविंग नहीं होता तो नए प्लांट को जन्म दे सकता था क्या, नहीं दे सकता, ठीक है। तो सीड एक लिविंग चीज है, उसमें मिनिमम लेवल पे रेस्पायरेशन चलता रहता है, ठीक है। गैनांग रेस्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिन्होंने सीड को यूज करके ये बताया है कि मतलब रेस्पायरेशन का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। सीड के अंदर स्टोर क्या होता है, जिस तरह की चीजें स्टोर होंगी, अब डिपेंड करता है सीड में प्रोटीन से ज्यादा है कि उसमें फैट रिच फैटी एसिड से ज्यादा है या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उस हिसाब से वो गैनांग रेस्पायरोमीटर क्या करेगा, एक्चुअली आरक्यू कैलकुलेट करने के लिए, आरक्यू कैलकुलेट करने के लिए गैनांग रेस्पायरोमीटर यूज किया जाता है। रेस्पायरोमीटर क्या होता है, मेजरमेंट्स, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे रेस्पायरेशन को आप क्या करो, मेजर करो। क्योंकि गैनांग ने उसको बनाया था तो क्या हो गया, गैनांग रेस्पायरोमीटर, ठीक है। आरक्यू भी आपका क्या बताता है, ये रेस्पायरेशन को मेजर करने का एक तरीका है। वो बात अलग है कि आप क्या कर रहे हो, इसमें एक रेशियो ले रहे हो जो आपको बता रही है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। पता नहीं दिमाग में वो चल रहा था, बोल होती है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज है सीड डोरमेंसी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि जब आप टर्म डोरमेंसी यूज करोगे तो डोरमेंसी किसकी वजह से होगी, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होगी, ना कि, तो ध्यान में पढ़ना, ये क्वेश्चन सीड डोरमेंसी पे बनाएगा तो यही बनाएगा क्या, कि सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू, किसकी वजह से बच्चे, इंट्रिंसिक फैक्टर या इंटरनल फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में मैंने कौन कौन सी चीजें बताई थी कल, हार्मोन्स हो गए आपके जो कि इंटरसेलुलर है, और इंट्रासेलुलर में जीन्स है हो गई, वो चाहे साइटोप्लाज्मिक हो चाहे न्यूक्लियर जीन्स, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि सीड डोरमेंसी, और अगर डोरमेंट कंडीशन एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से है तो उसको डोरमेंसी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्विसेंस, क्विसेंस, ठीक है, नॉट सेनेसेंस, क्विसेंस, ठीक है, अगर एक्सटर्नल की वजह से। बट हमें यहाँ पे सीड डोरमेंसी देखना है। अब कॉज ऑफ सीड डोरमेंसी लिखना, कॉज ऑफ सीड डोरमेंसी। तो तुमको एक चीज बता देता हूँ, मुझे 3 चैप्टर के नोट्स चाहिए, अब डिसाइड कर लो कौन भेजना है। पहले 2 चैप्टर नहीं चाहिए फिजियोलॉजी में, ना तो मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए और ना ही
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तीसरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस, फोर्थ वन इज रेस्पिरेशन एंड फिफ्थ वन इज जर्नी। ईमानदारी के साथ जिसकी राइटिंग अच्छी हो, चलो कौन सा भेजोगे? ठीक है, नहीं भेजोगे? नहीं बच्चे, तुम्हारी राइटिंग ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है, क्या दूर दूर किसने लिखा हो, हाँ? तो जिसने भी दूर दूर लिखा हो आंख मूंद के भेज देना, हाँ? हाँ मतलब मुझे क्या है कि हाँ गलत ना लिखा हो, अपने वेरीफाई कर लेना एक बार कि जो चीज मैंने पढ़ाई है यहाँ पे वही लिखा होना चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चे फिर मैं इतना चेंज करता हूँ नोट्स में, तो वो चीज मेरे पास कहाँ से आएगी, मैं भूल जाऊंगा, फिर मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो रियली बताता हूँ कि बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है अगर नोट्स मिस हो गया तो, क्योंकि नहीं बच्चे भूल जाता, फिर छोड़ दो, फिर भूल गए, क्योंकि इतना रिपीट नहीं हो रहा है ना। अभी यही होगी अगर तुम्हारे जैसे 4 बैच पढ़ा लो फिर रह जाएगा, तो वो दिक्कत करता है। चलो आगे। कॉज ऑफ सीड डॉर्मेंसी में बच्चे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर, प्रेजेंस ऑफ, अब बच्चे ये केमिकल इनहिबिटर्स, ये तो मैंने पिछले साल शायद पढ़ा ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स में बच्चे हो जाएगा आपका, हाँ ए बी ए लिख दूं, आगे तो लिखाना ही है। आप ससिक एसिड, एक है पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, लिखो पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, और फिनोलिक्स, कुछ फिनोल कंपाउंड्स, फिनोलिक एसिड है, एनसीईआरटी है मेरे पास। मुझे दे दो आप। फिनोलिक एसिड है तो एनसीआर, वो एनसीईआरटी का नाम है। केमिस्ट्री में तुम्हें कोई फिनोलिक एसिड का नाम बताया गया है? पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा कोई फिनोलिक एसिड कहाँ बेंजोइक एसिड होगा, उसमें तो सी डबल एच होता है। अच्छा मतलब उसमें ओ एच ग्रुप भी होगा और एसिड ग्रुप भी होगा, ओके गुड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड्स एंड, हालांकि एटसेट्रा भी लिख सकते हो बट लिखो मत, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है तो तुमको याद भी नहीं करना पड़ेगा एटसेट्रा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर विल बी वन ऑफ द रीजन ऑफ, क्या होगा, सीड डोर्मेंसी। बच्चे दूसरा लिख लो, क्या, इमेच्योर एम्ब्रायो, इमेच्योर एम्ब्रायो भी हो सकता है, मतलब अभी एम्ब्रायो क्या ना हुआ हो, मेच्योर ना हुआ हो, और साथ में हो सकता है कि सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड हो, तो हार्ड सीड कोट, या इम्परमिएबल भी लिख देना, इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, जो एनसीईआरटी में लिखा होगा, इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट। इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, तो ये रीजन बच्चे पूछे जा सकते हैं कॉज ऑफ सीड डोर्मेंसी में। ठीक है, अब आप इस सीड डोर्मेंसी को क्या कर सकते हो, ब्रेक करवा सकते हो। ठीक है, तो लिख लो, ब्रेकिंग ऑफ
सीड, बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है बच्चे, इतना तो। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोर्मेंसी का मतलब क्या है कि जो उसकी सस्पेंडेड स्टेज है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट जो सस्पेंड पड़ा है उसको क्या कर दो, बंद कर दो उसको, मतलब इंड्यूस करा दो उसके डेवलपमेंट को, तो उसी को क्या बोल दोगे, ये ब्रेकिंग है। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ सीड डोर्मेंसी आपकी मैन मेड भी, मतलब नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल एंड मैन मेड, या बच्चे इसको एक और नाम बोल सकते हो क्या, सिंथेटिक। ठीक है, अब नेचुरल में बताओ क्या किया जाए, वही कोल्ड ट्रीटमेंट वगैरह जो है एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है। हाँ, मैन मेड में लिख लो बच्चे पहले, बाई मैकेनिकल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, तो इसको अगर मैकेनिकल ब्रेकिंग दो, ठीक है, मैकेनिकल प्रेशर दो, या इस तरह से लिख दो ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट, या रबिंग। रबिंग मतलब जानते हो ना, घिसना। ठीक है, रबिंग ऑफ सीड कोट बाई मैकेनिकल मीन्स, कुछ भी मैकेनिकल मीन्स यूज कर सकते हो, जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल सैंड पेपर, तो मैंने भी आज तक सैंड पेपर नहीं, क्या होता है सैंड पेपर, एक तो रस छुटाने के लिए आता है, पर बच्चे वो तो बहुत हार्ड होता है। क्या, हाँ, कुछ भी देखा नहीं। क्या है ना कि मैं बहुत कम एज से घर से बाहर निकल लिया, ठीक है, तो ये सब देखने के बहुत मौके नहीं मिले। मैं 13 ईयर्स से 13 या 13.5 ईयर्स से मैं घर से बाहर ही रह रहा हूँ। बहुत साल हो गए बच्चे, नाइट्स भी ले सकते हो। हाँ, समझ रहे हो तुम। चलो, अच्छा, इसको अब्रेसिव लिखा हुआ बच्चे, रबिंग को इसने एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, अब्रेशन, अब्रेशन, ठीक है, उसका मींस, मींस मैकेनिकल मींस, इतना इससे साफ तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ एक दूसरे से। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बड़ा लिख दिया ना मैंने। अच्छा, हाँ, एक विग्रस सेकिंग लिख लो बच्चे, विग्रस, हाँ, केमिकल ट्रीटमेंट से भी हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखो बाय, बाय केमिकल ट्रीटमेंट, और केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब है बच्चे बाई एसिड आर या एल्कली या बेस, ठीक, सॉरी, एसिड में या एल्कली या बेस, जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। ये बाई केमिकल ट्रीटमेंट भी आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते। कुल मिला के तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो उसकी हार्ड इम्पेरिवियस सीड कोट है उसको क्या कर दो, कमजोर कर दो, ताकि उसके अंदर क्या चला जाए, मॉइस्चर या पानी चला। जैसे ही मॉइस्चर जाएगा, उसका जो उसके अंदर जो वो बैठा हुआ है जिब्रेलिक एसिड, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और जिब्रेलिक एसिड एक्टिवेट होगा तो वो एंजाइम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और एंजाइम्स जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल में, और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। भाई एनर्जी चाहिए उसको ज्यादा।
और भी लिखो बच्चे, इधर नेचुरल वाला तो बाद में लिख लेंगे, अभी यही ज्यादा है। हाँ, मैं क्या लिखाने जा रहा था, ये तो एक हो गया बायोकेमिकल ट्रीटमेंट बाय यार इतना सारा याद नहीं रहता दिमाग में। बाय चिलिंग ट्रीटमेंट लिख दो बच्चे, चिलिंग ट्रीटमेंट। ये मैंने बोला था ना अभी कुछ देर पहले कि सीड जर्मिनेशन भी किससे इंड्यूस किया जा सकता है। अब तुम में से यहाँ पे हालांकि राइस की क्रॉप बड़ी बड़ी होती है, पता नहीं कितने बच्चे विलेज के हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब राइस की जो स्टार्टिंग में उसके सीडलिंग्स ग्रो कराते हैं तो उसके पहले उसको चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं राइस को। कोई बच्चा है विलेज का? कोई भी नहीं। तो अगर ऐसा है तो आप देखना घरों में सबसे पहले उसको पानी के साथ में सोकिंग करवाएंगे ओवरनाइट, इसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको ठंडे पानी के साथ में उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे, तब जाके वो जर्मिनेट करेगा। चिलिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है क्या? ओवरनाइट छोड़ते हैं। हाँ, इसके बाद फिर उसको किसी कोने पे दीवार के सपोर्ट में उसको ऐसे ही और बोरा वोरा लगा के, ताकि ठीक है, तो चूंकि पानी रहता है बोरा रहता है तो वो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बाहर से कम कर देता है। 10 डिग्री सेल्सियस तो नहीं मेंटेन होता होगा पर 15-20 के आसपास वो रहता है, और उसको 2 दिन के लिए इस तरह से छोड़ के रखते हैं, तो उसमें अपने आप सीड क्या आने लगते हैं, सीडलिंग्स आने लगते हैं। अब उस सीडलिंग को उठा के क्या करते हैं, क्रॉप उसमें क्रॉप फील्ड पे डाल देते हैं, तो वो ग्रो कर, ऐसे जाके डालो नहीं होगा, नहीं ग्रो कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो बाय चिलिंग ट्रीटमेंट इससे क्या होता है कि जो इनहिबिटर केमिकल इनहिबिटर्स हैं, केमिकल इनहिबिटर कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे ये? हाँ, कैन बी रिमूव्ड बाय दिस ट्रीटमेंट, बाय दिस बाय चिलिंग ट्रीटमेंट। और भी यूज कर सकते हो आप बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, बाहर से है सब चीजें, बाय बाय एप्लीकेशन ऑफ certain, ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, लाइक एग्जांपल जिब्रेलिक एसिड, एक और एनसीईआरटी में दिया है बच्चे आपका नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। मैं इतना एफर्ट इस वजह से लगा रहा हूँ बच्चे कि ये एक हॉट टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, तो ये रट लेना, इतना दूर दूर लिखो कि 2-4 बार याद करो तो याद हो जाए, ठीक है। एक बाय चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, बाय चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन? सच एज लाइट टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है, लाइट टेम्परेचर, इस तरह की कंडीशन चेंज करोगे तो जो डोरमेंसी है कैन बी ओवरकम, ठीक है। तो ये तो सारे जो है बच्चे कौन से हो गए, ये मैन मेड सिंथेटिक हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा ये जो पहला लिखाया था मैंने, ये पहला क्या है, दूसरा,
ये आपके कौन से हो जाएंगे, आपके मैकेनिकल मेथड, और ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं ऑलमोस्ट किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि इसको भी आप जो है ना उस वाले में रख लो, फिजिकल मेथड में, नॉट मैकेनिकल, ये वाला फिजिकल मेथड हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बच्चे क्या हो जाएगा, नहीं ये यहाँ तक, यहाँ तक ये केमिकल हो जाएगा। हालांकि इस तरह से पूछेगा नहीं, इस तरह से नहीं पूछेगा। अब जो है वो पूछेगा। नेचुरल में बच्चे हो सकता है कि बाई पासिंग थ्रू डाइजेटिव ट्रैक ऑफ एनिमल, डाइजेटिव ट्रैक ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, पीपल के पेड़ का नाम सबने सुना, पीपल के जो सीड होते हैं वो सीड का कोट इतना इम्परवियस होता है, इतना हार्ड होता है कि वो अपने आप कभी भी ग्रो करता नहीं। फिर कहोगे हर जगह कहीं पे भी दीवार में तुमको ग्रो करता दिखेगा, कहीं पे भी। तो होता क्या है कि बर्ड्स जो है उसको खा लेती हैं, उनके जब वो डाइजेटिव ट्रैक से पास होता है तब वो बेसिकली क्या हो जाता है, उसका सीड कोट कमजोर हो जाता है। इसी वजह से ज्यादातर तुमको कहाँ पे ग्रो करता दिखता है, दीवालों, क्योंकि बीट करती है दीवालों वगैरह में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखना, मुझे सिटी का उतना आइडिया नहीं है, पर विलेज वाले में देखना कि ज्यादातर दीवालों से ग्रो करता रहता है, ठीक है, पीपल का पेड़, ठीक है। तो बाई पासिंग थ्रू डाइजेटिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, ठीक है, एंड माइक्रोबियल एक्शन एज वेल, माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोबियल एक्शन। तो बच्चे ध्यान में रखना, क्वेश्चन मैंने तुमको बता दिया जो जो पूछ सकता है, ठीक है। देखो आज दूर से कितना नजर आ रहा है, मैंने बड़ा लिखा है, हाँ। ऑनलाइन वालों वो तो टाइम बहुत होता है लिखने का, हम्म, उनके पास एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है बैक ले जाने की। बैक नहीं होता, अच्छा, अरे नहीं, जो YouTube के थ्रू साथ लाइव क्लासेस चलती हैं उनमें तो बैक का ऑप्शन होता है, इसमें नहीं है ऑप्शन, सो सैड। चलो बच्चे आ जाओ, अब हो गया। तो ये वाला पार्ट मैंने फिनिश किया, आते हैं फाइटो हार्मोन। कौन से फैक्टर की बात मैं कर रहा हूँ बच्चे, बताओ। एक्सटर्नल फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, आते हैं इंटरनल फैक्टर्स पे। लिख दो, इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स में हमको सिर्फ डिस्कस करना है क्या, प्लांट ग्रोथ regulator. The plant growth regulator is also known as, क्या बोलते हैं बेटा, फाइटोहार्मोन। और क्या बोल सकते हैं बच्चे इनको, या इसमें आगे देख लो, ठीक है। ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या फाइटोहार्मोन है बच्चे, समझ में आ रहा है कि ये, इनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉडली, ठीक है, ब्रॉडली कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, basis of type of
रेगुलेटरी एक्टिविटी। रेगुलेटरी एक्टिविटी क्या है? इनहिबिट कर रहा है या हाँ सही, प्रमोट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस या ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ को प्रमोट करे उनको एक कैटेगरी में कर दोगे, और जो ग्रोथ को इनहिबिट करे, ग्रोथ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस लिख दो या बच्चे केमिकल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या हार्मोन लिख दो, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, सब्सटेंसेस आर हार्मोन, या यहाँ पे भी हार्मोन। अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे मेंशन कर दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनकी जो डिस्कवरी है वो क्या है? एक्सीडेंटल। तो हेडिंग पहले डालो बच्चे डिस्कवरी की, बाकी चीजें हम बाद में लिख लेंगे, या नहीं बच्चे डिस्कवरी को थोड़ा सा होल्ड कर लो, होल्ड थोड़ा सा होल्ड कर लो, डिफाइन करेंगे पहले, डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने छोड़ दिया, पर फिर भी चलो यहाँ पे हेडिंग डाल दो डेफिनेशन की। तो these are the simple chemical substances या simple chemical substances है। देखो फाइटो हार्मोन्स, बच्चे अपना बात मत करो, मेरा कंसंट्रेशन जो है डिस्टर्ब होता है। फाइटो हार्मोन्स आर स्मॉल सिंपल chemical of simple chemical of diverse composition। ठीक है, डाइवर्स कॉम्पोजिशन, ठीक है। स्मॉल है, ध्यान में रखना, ये भी बोल सकता है कि स्मॉल है, सिंपल है, हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो स्मॉल है, सिंपल है, और कॉम्पोजिशन केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी है? डाइवर्स। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं इसलिए याद मतलब पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट यही पे मेंशन कर दो, सिक्रीटेड इन वेरी लो या ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का भी मतलब क्या होता है? लो। ठीक है, दूसरा बच्चे एक और चीज, अगर या तो यहाँ पे मैं लिख दूं कैरेक्टरिस्टिक में, ये यहीं पे लिखो, यहीं पे लिखो क्या, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर नेचुरल है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हार्मोन नेचुरल है तो इट विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर सिंथेसिस टू एक्शन प्लेस, जहां पे क्या होना है? एक्शन कर, या सीधे सीधे एक्शन मत लिख दो, या लिख दो सीधे टारगेट, टू टारगेट। ठीक है, जहां टारगेट करना है वहां से ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। बच्चे किसी, मैंने देखो जाइलम और फ्लोएम दोनों लिखा रखा है हार्मोन के, एक चीज को और भी होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ जाइलम या सिर्फ फ्लोएम या बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे कुछ है एक पैरेनकाइमेटस सेल्स में रिलीज हो रहे हैं, उनको दूसरे तीसरे चौथे पैरेनकाइमेटस सेल्स में जाना है, तो वो ऐसे ही डिफ्यूजन के थ्रू माइग्रेट करते जाएंगे। तो ये मतलब इस तरह से नहीं बोल सकते, बस ये जरूर बोल सकते हो कि ये वाले जो हार्मोन्स है
नेचुरल हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंथेटिक की नहीं है। अभी मैं एक पॉइंट दिखाऊंगा कि जो भी सिंथेटिक हार्मोन है उनको जिस टारगेट आर्गन पे आपको इफेक्ट देखना है वहां पे क्या करोगे, वहीं पे स्प्रे कराओगे। ऐसा नहीं है कि पता लगा लीफ में एक्शन देखना था और तुमने कहां पे कर दिया, रूट में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इसको कौन ट्रांसपोर्ट कराएगा, कोई है ही नहीं है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, अंदर ही नहीं जाएगा फिर इस तरह से, ठीक है। तो सिंथेटिक हार्मोन को आपको जिस जहां पे उसका एक्शन देखना है या जहां पे एक्शन रिक्वायर्ड है उसको वहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। वैसे टाइम कितना हुआ, चलो अभी इसमें कुछ और लिखना है। दे में भी मतलब कि जो फाइटो हार्मोन, बच्चे अपनी बातें मत करो, मैंने कितनी बार बोला आपको, फाइटो हार्मोन में बी derived from इंडोल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। इंडोल डेरिवेटिव्स, यहां से तो क्वेश्चन पूछेगा वो तुमसे। इंडोल डेरिवेटिव्स का एग्जांपल है क्या, इंडोल, पूरा नाम बताओ। इंडोल 3 एसिटिक एसिड है ना, यहाँ पे क्या लिखा होगा, हाँ 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको शार्ट में क्या बोलते हैं बच्चे, IAA। और ये एक टाइप का क्या है, मतलब ऑक्सीजन, देखो जब भी मैं फाइटो हार्मोन के नाम लूंगा दैट मींस कि वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट उनका जो बेसिक स्केलेटन है वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक बेसिक स्केलेटन बन गया, अब उसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करके डिफरेंट टाइप के बना देंगे, मतलब केमिकली वो डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, बट उनका जो एक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक्शन उनका क्या होगा, सेम होगा। तो उनको सबको उठा के, जैसे इंडोल के मैं बता दूं कि इंडोल डेरिवेटिव्स की बात करने जा रहा हूं, तो जैसे जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड लग गया है तो ये चेंज हो सकता है क्या, ये ब्यूटारिक एसिड हो सकता है IBA, ठीक है, पर रहेगा वो ऑक्सीजन ही, रहेगा वो ऑक्सीजन ही। तो ऑक्सीजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन व्हिच हैव सिमिलर एक्शन, ठीक है, उनका एक्शन कैसा होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो इंडोल डेरिवेटिव्स में ये मैंने लिख दिया, ये बेसिकली आपका बिलोंग करता है किससे, ऑक्सीजन से। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसका डेरिवेटिव है ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलोगे, इंडोल डेरिवेटिव। दूसरा है आपका काइनेटिन। काइनेटिन, काइनेटिन को और भी प्लांट में काइनेटिन के नाम से ही जाना जाता है, इसको आप साइटोकाइनिन भी बोल सकते हो, साइटोकाइनिन। तो काइनेटिन बच्चे 6 फॉस्फोरिल एमाइनो प्यूरिन डेरिवेटिव, अरे मैंने उल्टा लिख दिया यार, तुमने भी लिख लिया होगा, यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव्स के फॉर्म लिखना था ना, एडेनिन डेरिवेटिव्स, एडेनिन, उल्टा कर दिया था मैंने, लिख लो यहाँ पे क्या ना लिखाया था, बोला था कि मैंने 6 पर फ्यूराइल एमाइनो प्यूरिन, मतलब कौन सा है बच्चे, कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, ये लिखा है। प्यूरिन, अजीब हिसाब किताब है तुम्हारा, मतलब प्यूरिन में कौन कौन से आ जाएंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन, तो ये एडेनिन डेरिवेटिव्स, ये कौन सा है, एडेनिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तीसरा है आपका कैरोटीनॉइड्स, तीसरा है आपका बच्चे, नींद आ रही है, आ तो रही, सबसे एक्टिव फिलहाल इस क्लास में मैं ही हूँ, मुझे आ रही है, तुम्हें आ रही है, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है,
कब से नहीं सोए हो? 7 साल से? किसकी याद में? तुम्हारी पारो हाइपोथेटिकल है, निकलो उस दुनिया से। बहुत गलत बात है। देवदास बनने से बच्चों कुछ होता नहीं है, इमेजिन। हाँ, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स चाहिए तो इसका मतलब उसको चाहिए रिलैक्स होना। ओके, तो सुबह में उठो थोड़ा सा 5-6 बजे और थोड़ा इधर उधर वॉक करो, थोड़ा योगा करो। हाँ, अरे बहुत अच्छी चीज, मैं भी नहीं करता हूँ। सोचता हूं पर। ठीक है, नहीं मैं सही बता रहा हूँ। लंबी लंबी सांसें लिया करो। योगा करने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि तुम बैठ गए बाबा रामदेव की तरफ। लंबी लंबी सांसें लो, ठीक है। कभी स्ट्रेस फील कर रहा हो तो एक 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेते आने दो। कम से कम आधे घंटे के स्लीप के बाद तुम अपने आप को बहुत रिलैक्स पाओगे। तुम अगर उस कंडीशन पे इस तरह से बैठे हुए हो 1 घंटे, उस मतलब नींद आ रही थी, आप 1 घंटे बैठे रहे, नेट स्टडी तुम्हारी 10 मिनट के बराबर नहीं होगी। तुम आधा घंटा सो लो, आधे घंटे पढ़ लो, नेट स्टडी तुम्हारे 2 घंटे के बराबर। करके देखना, तो सच बता रहा हूं। अगर नींद आ रही है, पर ये नहीं है कि नींद आई तो लंबी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स में बच्चे आ जाएगा आपका कौन सा? एब्सिसिक एसिड। फिल कर रहे थे, सही है। SCI SIC एब्सिसिक एसिड। जी बच्चे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं बच्चे, काइनेटिन। काइनेटिन, ठीक है, ये एब्सिसिक एसिड हो गया। फिर आपका आ गया टर्पीन डेरिवेटिव्स। टर्पीन डेरिवेटिव्स। अब टर्पीन डेरिवेटिव्स में बच्चे क्या हो जाएगा? कौन सा आएगा? टर्पीन आपके मैंने शायद पता नहीं बायो इस बार पढ़ाया कि नहीं बायोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं था, तो हो सकता है मैंने छुड़वाया था। ठीक है, ये एक टाइप का बच्चे डेराइव्ड लिपिड है। टर्पीन क्या है? डेराइव्ड लिपिड, जो बनता है एक 5 कार्बन कंपाउंड है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है टर्पीन, टर्पीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है ये। ठीक है, तो अब जब से कई बार ये एक पाथवे है मेवलानिक एसिड पाथवे, प्लांट के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्योंकि ये मत सोचना कि ये हार्मोन्स जो तुमको मैं प्लांट में पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। दे आर आल्सो सिक्रेटेड इन एनिमल्स, बैक्टीरिया, ठीक है, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, बट चूंकि हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो अभी ये मानो कि ये ठीक है। तो वह डिफरेंट पाथवे हैं प्लांट के अंदर या अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनसे ये बनते हैं, जिनसे ये बनते हैं। जैसे आपका एक है सिक्मिक एसिड पाथवे, सिक्मिक एसिड पाथवे से आपका ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, और जो मेवलानिक एसिड पाथवे है उससे दोनों ये बनते हैं। तो टर्पीन डेरिवेटिव्स में नाम लिखो, अभी किसका नाम दिया था मैंने? जिब्रेलिक एसिड। इतना ही पूछेगा जितना मैंने आपके बोर्ड में लिख रखा हुआ, इससे ज्यादा तुमसे आपके नीट लेवल पे पूछेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपका है एक गैसियस हार्मोन, ठीक है, जो कि एमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। कौन सा एमाइनो एसिड? मेथियोनिन। ठीक है, मेथियोनिन डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे। आपका एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है वो। कौन से डेरिवेटिव्स? कौन सा है बच्चे? मेथियोनिन। मेथियोनिन से क्या प्रोड्यूस होता है? गैसियस एथाइल लीन। तो ये बच्चे बहुत बार पूछा गया। आज मुझे बड़ा खुशी का अनुभूति हो रही है।
क्यों खुशी की अनुभूति हो रही पता है? राइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है मुझे अपनी। तुम्हें अच्छी लग रही हो उससे नहीं मतलब तुम्हें अच्छी लग रही है ना? नहीं, आज कल से भी अच्छी, इम्प्रूव हो रहा है कुछ भी, मतलब कोई। चलो बच्चे ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक किधर से बच्चे रिलेट? मेरी राइटिंग खराब होने अच्छे होने के पीछे बोर्ड का बड़ा हाथ, सही बता रहा हूँ क्या? ओहो हो पेन, पेन नहीं पेन, पेन दर्द का मतलब समझ में आई बात? वही मैं बड़ी देर लग गया मुझे समझने में कि तुम अपना मतलब क्या कहते हैं बया क्या करना चाहते हो। बया मतलब समझते हो? हम्म। चलो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बच्चे प्लांट ग्रोथ हार्मोन लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखो कि दे आर सिक्रीटेड, वो तो लिखा चुका ना मैंने कि बड़े लेस अमाउंट में, ठीक है ठीक है। दूसरा लिखो पहले लिख लो बच्चे कि फाइटो हार्मोन लिख दो यहाँ पे। फाइटो हार्मोन वर्क्स कंसंट्रेशन बेस्ड मैनर, ठीक है, कि इनका जो काम करने का तरीका है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का नाम लिया है तो तुमको एक चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि दे रिक्वायर्ड, मतलब ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बोल दूं ये सपोज कर लो स्केल, ये स्केल ये वाली मैंने बोल दिया कि ये बच्चे कौन सी कंसंट्रेशन है? ऑप्टिमल कंसंट्रेशन। तो इसके ऊपर अगर गए, इसके ऊपर गए तो ये हो जाएगा बच्चे क्या? सुप्रा ऑप्टिमल कंसंट्रेशन। और नीचे जाओगे तो क्या बोलोगे इसको? सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन। सुप्रा ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में क्या करा देगा? डेथ ऑफ द प्लांट्स। कोई डाउट है क्या? ज्यादा दे दोगे तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। और अगर कम हो जाएगा तो हो जाएगा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कम होगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे प्लांट के अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट। तो सुप्रा ऑप्टिमल एंड सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? तो ये कहने की मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है क्या कि फाइटो हार्मोन्स एट देयर सुप्रा ऑप्टिमल कंसंट्रेशन कॉज डेथ ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा दिया। ये तो रही आपकी पहली जो है कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा लिख दो कि अगर ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक फाइटो हार्मोन नीड्स टू, बता चुका था पहले, स्प्रे एट टारगेट ऑर्गन, टारगेट जहां पे उसकी जरूरत है टारगेट ऑर्गन पे आपको स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा।
तीसरा और इम्पोर्टेंट ये सबके लिए कि फाइटो हार्मोन्स ओनली इंड्यूस सोमैटिक चेंजेस नॉट जेनेटिक चेंजेस। इस पे बीएचयू में एक जमाने में क्वेश्चन आया था जब बीएचयू अपना एग्जाम करवाता था आईएमएस का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना? अरे वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वो तो टॉप यूनिवर्सिटी है ही है, उसका जो मेडिकल है वो टॉप 5 में करीब करीब है, टॉप 5 नहीं तो टॉप 10 में तो श्योर है। बहुत तगड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसका, चाहे वो एमबीबीएस करवाने के लिए बोल लो, चाहे वो एमएसएमडी के लिए बोल लो, चाहे रिसर्च पर्पज से बोल लो। मतलब जो टॉप 1000 रैंक होंगी तो शायद उनको मिलता है कि नहीं मिलता डाउट है, मुझे लग रहा है टॉप 500 टॉप 500 तक। समझ में आई बात है? बीएचयू आईएमएस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो पहले अपना एग्जाम सेपरेट करवाता था। तो उसने क्वेश्चन बोला, ये पहले लिखा लेने दो क्या मैं बोल रहा हूँ, कि दे इंड्यूस ओनली फाइटो हार्मोन्स। अब एक चीज तो है ही है ना बच्चे कि अगर तुम ऊपर से स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चे कौन से हार्मोन होंगे? सिंथेटिक होंगे, ठीक है। सिंथेटिक हार्मोन्स ओनली इंड्यूस सोमैटिक चेंजेस। बड़ा आसान सवाल था पर बच्चे चूंकि फर्स्ट टाइम उससे इंटरेक्ट हुए होंगे तो थोड़ा टफ लगा होगा। ओनली इंड्यूस सोमैटिक चेंजेस नॉट। बहुत सारे बच्चों की समस्या क्या है, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज सोमैटिक व्हाट इज जेनेटिक ना। जब ये ना समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो होने की बात ही नहीं। एक ड्वार्फ प्लांट है, आपको पता है कि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, मैं शार्ट में लिख रहा हूं, इलांगेशन ऑफ इंटरनोड। नोड ये है, नोड है ये, ठीक है। तो इनको क्या कर देगा, तो ड्वार्फनेस को क्या कर देगा, वो टॉल प्लांट में कन्वर्ट कर देगा। ड्वार्फ प्लांट को किस में कन्वर्ट कर देगा, टॉल प्लांट। जीए का ट्रीटमेंट दिया, वो टॉल प्लांट में चेंज हो गए, ठीक है। तो ये चेंज जो है कैसा है, सोमैटिक चेंजेस। ये चेंज सोमैटिक लेवल पे है। अब इस टॉल प्लांट के अगर आप सीड ले लो, सीड लो, ठीक है, और इनको दोबारा से तुम सोइंग करोगे तो क्या मिलेगा तुम? पागल हो गए हो क्या? तो ड्वार्फ ही मिलेगा। ड्वार्फ चूंकि वो जेनेटिक थोड़ी चेंज है, ड्वार्फ मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बीएचयू ने क्वेश्चन क्या बनाया, मेंडल का पहला लॉ उठा लिया, ठीक है। एक टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्या करवाना था उसको, क्रॉस। पर पहले उसने बोला कि जो ड्वार्फ प्लांट था उसको हमने क्या कर दिया, जीए से ट्रीटमेंट दे दिया, और पूछा कि F1 जनरेशन में कैसे प्लांट आएंगे। नहीं F1 नहीं, एक मिनट, F1 जनरेशन ना ना ना, क्वेश्चन गलत बोल गया। उसने बोला कि मतलब क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया कि एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। ड्वार्फ प्लांट को किसका किसका ट्रीटमेंट दे दिया, जिबरेलिन का ट्रीटमेंट कर दिया। और फिर जो ये ड्वार्फ प्लांट आए, फिर ये जो है, ये जो ड्वार्फ प्लांट थे, ठीक है, मतलब ये टाल में कन्वर्ट हो गए थे, इनमें करा दी क्या, सेल्फिंग। जो ड्वार्फ प्लांट में जब सोमैटिक चेंजेस इंड्यूस कर लिए थे तो उसमें क्या करवाया गया, और पूछा सेल्फिंग के बाद F1 जनरेशन में प्लांट किस टाइप के होंगे, ड्वार्फ होंगे, टॉल होंगे। तो सबको लगा दिमाग में एक पहली इंप्रेशन क्या आया, टॉल होंगे, जबकि वो जेनेटिक चेंज तो था नहीं, वो सोमैटिक चेंज था। तो प्लांट कैसा रह जाएगा, ड्वार्फ ही रहेगा, ठीक है। तो ये था, तो ध्यान में रखना। ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना अगर मॉड्यूल वगैरह, ये क्वेश्चन पड़ा होगा। तो ये बच्चे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, फाइटोहार्मोन।
अब आते हैं बच्चे डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, मैंने कैटेगराइज करवा दिया था प्लांट ग्रोथ हार्मोन में उसमें, ठीक है, जहां पे करवाया होगा वहीं पे लिख दो। हाँ, प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर लिखाया होगा एक जगह बच्चे, ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरी तरफ क्या लिखाया होगा, ग्रोथ। तो यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है ग्रोथ प्रमोटर, ये लिख लो बच्चे पहले, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटर में लिख दो सबसे पहले बच्चे आपका क्या है, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, और तीसरा है आपका साइटोकाइनिन और काइनेटिन। आई थिंक काइनेटिन ज्यादा यूज हुआ है क्या, ठीक है, मतलब टर्म ज्यादा यूज हुआ है क्या। तो ये आपके ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी शो करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में बच्चे आपका मेन है कौन सा, एबीए, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये मेन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, मेन ग्रोथ इनहिबिटर इनहिबिटर हार्मोन, मेन ग्रोथ इनहिबिटर है बच्चे एबीए। और इथाइलिन में दोनों एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। इथाइलिन के अंदर दिस इज बोथ ग्रोथ प्रमोटिंग एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटिंग, बट ज्यादा एक्टिविटी कौन सी है, ग्रोथ इनहिबिटिंग। दैट्स व्हाई इसको किसमें रखा गया है, ग्रोथ इनहिबिटर। तो लिख लो, ठीक है, लिख दो हैव बोथ ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, inhibiting activity and growth promoting activity, growth promoting activity, ठीक है। बट यहाँ पे फिर लिख दो कि मोस्ट, ठीक है, मेजरली कौन सा है, ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी है, इस वजह से इसको किसमें रख दिया गया, ग्रोथ इनहिबिटर में। बट मेन ग्रोथ हार्मोन अगर पूछेगा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन तो वो कौन सा है, एबी। आते हैं डिस्कवरी, या एक काम करते हैं बच्चे, डिस्कवरी को इंडिविजुअल हार्मोन के साथ साथ पढ़ते चले। हो गया ना कॉपी, चलो आप डाल दो ग्रोथ प्रमोटर्स, और ग्रोथ प्रमोटर में पहला हेडिंग डाल दो बच्चे ऑक्सिन, और ऑक्सिन की में अंदर डाल दो एक हेडिंग क्या, डिस्कवरी। यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस हो तो लिख देना, डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी ऑफ ईच फाइटोहार्मोन इज एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि फाइंड आउट कुछ और कर रहे थे, रिसर्च किसी और के बारे में चल रही थी और मिल कुछ और गए, ठीक है। तो जितने भी हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक्सीडेंटल है, ठीक है। तो डिस्कवरी की बात करते हैं, सबसे पहला जो है फर्स्ट हार्मोन, the first phytohormone that was discovered, first phytohormone that was discovered, वो कौन सा है बच्चे, ऑक्सिन।
दो साइंटिस्ट थे, बाप बेटे, ठीक है, डार्विन एंड डार्विन। एक थे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, फ्रांसिस, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, डार्विन एंड डार्विन, ठीक है बोलते हैं। तो ये काम कर रहे थे बच्चे ग्रास पे, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन सा था? एक ग्रास, बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं, ये दूसरी है, कैनरी ग्रास, कैनरी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बच्चे कैनरी ग्रास का नॉर्मल नाम ही लिखा हुआ, कॉमन नेम, बोटेनिकल नहीं लिखा हुआ है, तो हमें भी मतलब नहीं है ज्यादा। पीडीएफ कर दोगे तो मेरे लिए इजी रहेगा, नहीं तो स्पेस बहुत खाता है। ऐसा नहीं है, आराम से एक एक पेज करके भेजो, मतलब इकट्ठा कर लो। इकट्ठा अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। अपना टाइम इस चीज के लिए बर्बाद नहीं करोगे। जब कुछ करने का ना मन कर रहा हो तो क्या करोगे? ये काम करोगे। तो आराम से 2-4 दिन में भेज दो, भूल मत जाना, बस ये रहेगा, ठीक है। टाइम मत बर्बाद करना बच्चे, योर टाइम इज टू मच प्रीसियस। पता नहीं तुम्हें एहसास होता है क्या? इसका नाम है फेलेरिस काइनेंसिस, बट मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। कौन सी ग्रास है बच्चे? कैनरी ग्रास। अब बच्चे, ग्रास आपने सबने देख रखा हुआ है, ये मत बोल देना कि हमने ग्रास नहीं देखा। तो जो उसका टिप होता है ना, ग्रासेस के केस में स्पेशली उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। हाँ वो भी बोलते हैं, मतलब जो होता है, ठीक है, सही है, दोनों तरफ, ठीक है। नहीं, सिर्फ प्लेम्यूल वाले पार्ट को कोलियोप्टाइल बोलते हैं, इसी वजह से इसका भी नाम कोलियोप्टाइल है। हाँ, उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं, इसी वजह से इसका भी नाम पड़ गया है। जो टिप पार्ट है बच्चे, उसमें जो मेम्ब्रेनस सीथ होती है ना, वो बाद में तक भी, मतलब जब वो डेवलप कर जाएगा एज ए सीडलिंग, और तब भी वो थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट रहती है कोलियोप्टाइल टिप, ठीक है। तो समहाट मतलब वो एग्जैक्टली ग्रीनिश कलर की नहीं होगी, ठीक है, देख लेना, या मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा ऐसा है तो, ठीक है। तो उसमें देखो मेन चीज क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्लांट में कैनरी ग्रास के ऊपर, और कोलियप, एक्चुअली सही बताऊं तो ये जानते हो कौन सी रिसर्च कर रहे थे? ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। इनको प्लांट के अंदर मूवमेंट को स्टडी करना था, बट फाइंड आउट क्या हो गया? हार्मोन हो गया, क्योंकि वो मूवमेंट जो रिलेटेड था वो समहाउ कहां से रिलेटेड था? इस हार्मोन से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सपोज कर लो एक कैनरी ग्लास का ये ऊपर वाला जो है, ये क्या है बच्चे? कोलियोप्टाइल टिप, ऊपर वाला पार्ट ये वाला, ठीक है, कोलियोप्टाइल टिप। तो वहां पे वो यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट क्या कर रहे थे? डाल रहे थे, ठीक है। इस पे क्या कर रहे थे? यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो कोलियोप्टाइल है बच्चे ने, बेंड कर जा रही थी टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है। सनलाइट या जो भी है लाइट की तरफ वो बेंड कर जा रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि ये उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि जब आप यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट डाल रहे हो, तो जो कोलियोप्टाइल टिप है, या जो टिप वाला पार्ट है कैनरी ग्लास का, वो किसकी तरफ मूव कर जाता है? टुवर्ड्स सनलाइट। फिर एक और चीज बोल दिया साथ में कि ये मूवमेंट जो है ज्यादा एक्चुअली ग्रोथ हो रही है पीछे वाले पार्ट में, पीछे वाले पार्ट में ग्रोथ हो रही है, तो वो तभी बेंड करेगा, वो अदरवाइज बेंड तो नहीं करेगा। इतना कंक्लूजन करके इनको इनको ये पता नहीं चला कि एक्चुअली हो क्या रहा, बस वो बता दिए
कि जब यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट डालोगे कोलियोप्टाइल टिप पे ग्रास की, कैंडी ग्रास की, तो वो बेसिकली बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बेंड कर जाएगी। फिर बहुत सारे रिसर्च कर मतलब साइंटिस्ट ने रिसर्च की, कुछ ऑब्जर्वेशन देते रहे, फिर लास्ट में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एफ.डब्ल्यू. वेंट। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए एफ.डब्ल्यू. वेंट, उन्होंने कहा कि ये जो बेसिकली काम हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ एक केमिकल विच इज सिक्रेटेड या विच इज सिंथेसाइज्ड इन टिप ऑफ द पार्ट, ठीक है, टिप ऑफ द प्लांट, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी एक और चीज बोली उन्होंने, क्या बोला कि जब आप इधर से लाइट डालते हो ना, तो यहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं, टिप में तो चारों तरफ बना हुआ है, ठीक है, तो कुछ जो है पार्ट क्या कर जाता है, फोटो ऑक्सीडाइज कर जाता है, उस केमिकल का कुछ पार्ट क्या कर जाता है, फोटो ऑक्सीडाइज, जिधर से लाइट पड़ रही है। तो और दूसरा एक चीज और होगा कि इधर से फोटो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो हार्मोन बेसिकली माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स अपोजिट लाइट, तो एक तरफ ज्यादा हार्मोन हो गया जाके, तो जिधर ज्यादा हार्मोन हुआ उधर ग्रोथ भी ज्यादा हो गई, और ग्रोथ ज्यादा हो गई तो वो क्या कर गया, टुवर्ड्स लाइट बेंड कर गया। ये स्टोरी है, ठीक है। फिर उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की, एक चीज और ऑब्जर्व की, क्या, इसका टिप जो है ना, कई सारी कैंडी ग्रास ली, कैंडी ग्रास का टिप काट काट के एक अगर का जो है वो बना लिया, अगर जो है एक जेल बना लिया, ठीक है, और अगर जेल में एक थिन सा स्लाइस बना लिया पूरा, और उसमें टिप काट काट के रखते गए। उनको ये पता चल गया था कि इसमें क्या बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, कोई केमिकल बन रहा है, ठीक है। फिर क्या किया, जब उनको एक्सपेरिमेंट करना था बच्चे, तो इसका टिप पहले ही काट दिया, ठीक है, इधर से टिप जो है उसका पहले ही काट दिया। अब ये कटा हुआ टिप था, इसमें क्या करते गए, एक एक स्लाइस, मतलब इधर से यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, वो दे रहे हैं, और एक एक टिप क्या करते गए उसमें रखते चले गए। तो जब टिप रखेंगे तो इसमें, इस टिप में क्या सेंसाइज हुआ पड़ा है, ऑक्सीजन। जब आप एक एक करके रखते जाओगे तो वो ऑक्सीजन जाएगा, तो ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो जैसे जैसे जो है आप नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ाते गए, उसकी ग्रोथ क्या होती चली गई, बढ़ती गई एक लिमिट पर, ठीक है। तो उनको एक जो है क्या कहते हैं, ग्राफ मिला, एक ग्राफ मिला, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइसेस थी, मतलब सीधे सीधे क्या कहना चाहता है, मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है, और इधर क्या है, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ। तो इस एक्सपेरिमेंट से पूरा मतलब ये जो स्लाइस वाला एक्सपेरिमेंट है, इससे जो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने बोला कि वो बेसिकली ऑक्सीजन है, क्योंकि उन्होंने फिर क्या किया कि ये जो केमिकल है, इस केमिकल को क्या कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था, और फिर आइसोलेट करने के बाद भी उसका इफेक्ट देखा। तो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन का क्रेडिट किसको जाता है, एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी वेंट को जाता है, और आइसोलेशन का भी उन्हीं को जाता है, ठीक है। आइसोलेशन एंड डिस्कवरी दोनों का जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर आपका बना हुआ है, वो मैं बनवा देता हूँ। तो बच्चे इसको अभी मत बनाना, ये वाला मैं, हाँ, और ये जो लाइन खींची है इसको भी हटा लो, ये चीज, ठीक है। अब जब यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट दे रहे हो, तो एक एरो बना के इसको बेंडिंग दिखा दो, इसकी क्या दिखा दो, बेंडिंग, ठीक है। ये बेंड कर गया टूवर्ड्स लाइट, यहाँ पे यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट दिखा दो आप, ठीक है। यूनिलैटरल लिखा हुआ है, ठीक है, यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट। तो बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग के साथ में नीचे, ये मैं कंक्लूजन किसका लिखा रहा हूँ बच्चे, चार्ल्स डार्विन का, ठीक है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला है टिप ऑफ द कोलेप्टाइल, जो टिप है, टिप ऑफ कोलेप्टाइल
is the site of transmissible substance that induce bending of tip. Bending मतलब झुकना of tip towards light source. लाइट सोर्स की तरफ। तो ये बच्चे पूछ सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलेप्टाइल। ठीक है, टिप ऑफ द कोलेप्टाइल, Charles Darwin and Francis Darwin concluded that the tip of coleoptile is the site of transmissible influence। लिखा हुआ है वहां पे, substance ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो तुम influence में कंफ्यूज होगे। ठीक है, that induce bending of tip towards या entire tip towards light source। तो ये कंक्लूजन है बच्चे किसका? एफ डार्विन, चार्ल्स डार्विन है एफ डार्विन। एंड नीचे जो स्टेटमेंट, मतलब जितना एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया उसकी जरूरत आपको नहीं है, बस एक लाइन लिख लो एफ डब्ल्यू वेंट का एक्सपेरिमेंट, या दो एक लाइन लिखा देता हूँ चलो। इसके बाद इसी में दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे बच्चे? एफ डब्ल्यू वेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि नेम्ड ऑक्सीजन, या टर्म ऑक्सीजन किसने दिया बच्चे? ठीक है, साथ में डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और साथ में बच्चे आइसोलेट ऑक्सीजन। इसमें से दो चीजें तो लिखी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी में कि ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय एफडब्ल्यू वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ द ओएट सीडलिंग्स। दो ही, एक ही चीज लिखी हुई है कि आइसोलेट किया हुआ है ये वाला। ठीक है, हालांकि डिस्कवरी का क्रेडिट भी जाता है इन्हीं को और नेम का क्रेडिट भी जाता है एफडब्ल्यू वेंट को। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्लांट जहां से इन्होंने ये किया था, इस बार थीटोग्रासी बच्चे, थीटोग्रासी पर क्या चेंज कर दिया था? प्लांट चेंज कर दिया था, ओट प्लांट ले दिया था। ठीक है, इसी का कोलेप्टाइल टिप थी। ये भी ग्रास, ये भी क्या थी बच्चे? ये भी ग्रास थी, ओट प्लांट। तो ध्यान में रखना कि कहां से आइसोलेट किया, कहां से आइसोलेट किया? फ्रॉम ओट, कोलेप्टाइल टिप ऑफ द ओट प्लांट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओट सीडलिंग और क्या हट जाऊं क्या? बहुत दुख वाला काम बता देते। क्यों, इधर भी लिखना है क्या? अभी तुम यही हो, मैं वहां पहुंच गया। बाकी लोग देखो लिखे बैठा हुआ है। टाइम हो गया है बच्चे 12:08। अब तो चांस ही नहीं है। अब तुम्हारी भविष्यवाणी क्या सभी को लग रहा है? बच्चे जैसा हिसाब किताब थोड़ी है। आगे एक टेबल रखी हुई है, उसमें नोट्स रखा हुआ है, पीछे आप स्पीड इसीलिए बनी होती है, दूसरा बच्चा क्वेश्चन डाउट नहीं, उसको उनको मतलब नहीं है कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, उनका मतलब है डिलीवर करना। जो अच्छे टीचर है ढंग से डिलीवर कर। ठीक है, तो अच्छा उन्हें बच्चे, जो अच्छा टीचर है वो कम से कम बड़ा लंबा स्पैन है उसका पीछे, तो उसको उतना भूलता नहीं, उसको याद है। ठीक है, वो एक बार ऐसे ऐसे पेज पलट लेगा, पेज तो पलटना पड़ेगा, मतलब एक एक 10 मिनट्स आपको देना पड़ेगा और फिर जाके डिलीवर कर देगा बड़े आराम से। नहीं बच्चे, तुम्हें एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, एफर्ट। और तुम्हारे साथ एक प्लस पॉइंट भी होता है ना कि तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद रखनी,
उसको स्टोरी याद रखनी। दिक्कत समझ में आती है कहाँ? उसको स्टोरी याद करनी है। हाँ? याद करो घर बैठ के। आओ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। एविना सेटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है, फूड प्लांट का। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी वाला पार्ट हमने ऑक्सीजन का खत्म कर लिया है। अब स्टार्ट करेंगे हम इसका। बच्चे ये एक पिक्चर बना है आपके एनसीईआरटी में, ये वाला। तो ये पिक्चर आपसे पूछ सकता है कि किसकी डिस्कवरी से रिलेटेड पिक्चर है। तो ऑक्सीजन का इतना तो याद रहेगा ही ना? ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। चलो, क्या बोलते हैं? पोलियोप्टाइड टेस्ट। ये बेटा पोलियोप्टाइड टेस्ट बायो एसे है। बायो एसे का मतलब है कि आप वो जो बायोकेमिकल आपने आइसोलेट किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से, उसको आप क्या कर रहे हो, उसकी एक्टिविटी को टेस्ट कर रहे हो। बायो एसे किसको बोलोगे? ऐसा केमिकल कंपाउंड जो आपने कहाँ से आइसोलेट किया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और उसकी एक्टिविटी को जब आप एक्सपेरिमेंट में टेस्ट करोगे तो उसको क्या बोलोगे? उस पूरे एक्सपेरिमेंट को बायो एसे। ठीक है, नॉर्मल ऐसे होता है, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड कंपाउंड है उसको टेस्ट कर रहे हो तो क्या बन जाता है? वो बायो ऐसे। हाँ, चलो आते हैं बच्चे। ऑक्सिजन का जो लिटरल मीनिंग है बच्चे, वो क्या होता है? टू ग्रो। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ग्रोथ एक्टिविटी को क्या कर रहा था बच्चे? प्रमोट कर रहा था। ठीक है, ग्रोथ को इंड्यूस कर रहा था, इसलिए बोल दिया इसका नाम ऑक्सिजन। चलो, सोर्स लिखो, सोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम बच्चे जब ये आइसोलेट किया गया है तो ये यूरिन से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, कैसे यूरिन से आया बता सकते हो बच्चे? ये किसका डेरिवेटिव? इंडोल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो वो कुछ कंपाउंड्स यूरिन में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस वजह से ये यूरिन से हुआ है। तो यहाँ पे लिख दो, वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन। ऑक्सीजन की सबसे पहली जो आइसोलेशन थी वो कहां से थी? यूरिन से थी। ठीक है, क्या बच्चे? नहीं, उन्होंने उस तरह से। ठीक है, तब तक नाम नहीं पता था। केमिकल आइसोलेट हो चुका था, नाम पता नहीं था। बाद में जब इन्होंने आइसोलेट कर लिया, इन्होंने केमिकली बता दिया, तो ये पता चला कि अच्छा वो जो डिस्कवर हो रहा था वो क्या था? वो भी ऑक्सीजन ही था। ये नहीं पता था ना स्टार्टिंग में कि जो प्लांट के अंदर ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है, ये अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। ये चीजें नहीं पता थी। ठीक है, फिर जब इधर डिस्कवरी हुई, इसके इफेक्ट देखे गए तो पता चला कि ये तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा हुआ है। और चूंकि जब भी मतलब इसका कोई रिटन रिकॉर्ड रहा होगा बच्चे, जब जब इसको किसी ने आइसोलेट किया होगा, ठीक है, तो इसको पब्लिश कर दिया होगा डेटा। तो जब डेटा आपने पब्लिश कर दिया है तो भले आपने यहाँ पे पहले डिस्कवर कर रखा हो, ठीक है, वो रिकॉर्ड में तो रहा ना कि इसके पहले ये चीज डिस्कवर हो चुकी थी, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने चूंकि ये लिखा हुआ है तो ये आपको याद भी रखना पड़ेगा कि फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ आइसो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से थी? ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन में। पता लगा तुमको कंफ्यूज करने के लिए पूछा ही लिया, गोट यूरिन, ह्यूमन यूरिन, डॉग यूरिन। ठीक है, पता लगा। अब तो न बच पाएंगे, ये तो बहुत ही तगड़ी चीज पूछ ली है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है बच्चे, क्या बोला है कि जो ऑक्सिन है दिस इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन। ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्मोन। तो टर्म ऑक्सिन किस चीज के लिए अप्लाई करोगे बच्चे? टर्म
ये जो टर्म ऑक्सिन है इसके अंदर आपके IA भी आ जाएंगे, इंडोल एसिटिक एसिड IA भी आ जाएंगे, या रिलेटेड जो भी कंपाउंड होगा वो सब बच्चे एनसीईआरटी में रखना, लिखा हुआ है ये रिलेटेड कंपाउंड सब किसमें आ जाएंगे, मतलब किसमें ग्रुपिंग करोगे आप। मैं बता दिया पहले ही कि जो भी हार्मोन्स पढ़ रहे हो दीज आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैविंग ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैविंग, बताओ क्या लिखूं, सिमिलर एक्शन, ठीक है, सिमिलर एक्शन है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स। यहाँ देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बड़ा स्पष्ट लिख रखा हुआ है कि द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटेड प्रॉपर्टीज, जो कि कॉमन हो, ठीक है, जो कि कॉमन। सोर्स की बात अगर यहाँ पे नेचुरल सोर्स की बात अगर करें प्लांट के अंदर बच्चे, तो नेचुरल सोर्स कहाँ पे होगा बच्चे बताओ, सूट डिपेंड, ये वाला आपको रटना पड़ेगा, सूट एंड रूट। चलो ट्रांसपोर्ट लिख दो बच्चे इसका। ट्रांसपोर्ट में पोलर ट्रांसपोर्ट है, अकेले इसी का ट्रांसपोर्ट बच्चे जितने भी हार्मोन्स आप पढ़ोगे, जितने भी हार्मोन्स आप पढ़ोगे उसमें से अकेले इसी का ट्रांसपोर्ट कैसा है, पोलर ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में भी बच्चे एक तो लिख दो पहले पोलर ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या लिख दो, पोलर ट्रांसपोर्ट बेसिपिटल। अब बेसिपिटल और एक्रोपिटल क्या होता है, मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में बच्चे बेसिपिटल एक्रोपिटल पी है या पीआई है, ठीक है, बेसिपिटल। तो ध्यान में रखना एक्रोपिटल क्या होता है, किस तरह का होता है, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, घर जाके देखना, गलत बोल रहा है, ये मत बोल देना कि आप सही बोल मतलब मैं तो सही बोल ही रहा हूँ, तुम जाके घर में देखना, ठीक है। बेसिपिटल सक्सेशन, अच्छा 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 अच्छा, नहीं सही बोल रहा, सही बोल रहा, मैं कंफ्यूज हो गया, सही बोल रहा, बिल्कुल मैं कंफ्यूज हो गया, दिमाग में कुछ और चलने लगा। चलो तो ये बच्चे नेचुरल सोर्स हो गया। ट्रांसपोर्ट की बात कर दी, प्रिकर्सर लिख दो बच्चे कि कहां से आता है, ये भी कई बार पूछा गया, प्रिकर्सर। तो एक एमाइनो एसिड है बच्चे ट्रिप्टोफेन, ये ट्रिप्टोफेन से बनता है। ये कैसा एमाइनो एसिड है बच्चे, एरोमेटिक एमाइनो एसिड। तो इंडोल जो IA है, ऑक्सिन है, वो आपका किसका डेरिवेटिव्स है, मतलब किससे बनता है, प्रिकर्सर क्या है उसका, ट्रिप्टोफान, ठीक है, एसेंशियल। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, प्लांट के अंदर बहुत ढेर सारे टाइप के पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे चलते हैं, जिसमें से एक है सिक्निक एसिड पाथवे। तो जितने एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, सिक्निक एसिड पाथवे से बनते हैं। तो ऑक्सिन भी कहां से बनेगा, सिक्निक एसिड पाथवे। इतना डीप में नहीं जाना है, बस ध्यान में रखना। ये वाला पार्ट बहुत बार पूछा गया है कि ऑक्सिन की जो सिंथेसिस है बच्चे किससे होती है, कौन से हार्मोन से होती है, सॉरी एमिनो एसिड से, ट्रिप्टोफैन से, ठीक है। चलो आ जाओ। ऑक्सिन आपके एनसीईआरटी में बोलता है कि नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। तो नेचुरल में तो एक IA मैंने लिखाई दिया, लिखो यहाँ पे बच्चे, पहले पूरा नाम लिखूं क्या, चलो अच्छी बात है तुमने बोल दिया।
इसको IA बोलते हैं। दूसरा है बच्चे इंडोल, IAA और IBA नेचुरल में क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, ठीक है, कि कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक, ठीक है। तो IA और IBA दोनों आपके नेचुरल हैं। सोर्स मतलब कहां से आइसोलेट किए गए हैं बच्चे, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। तो सिंथेटिक है, एक है उसमें NaA नैप्थेलिक, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, जिसको आप शार्ट में क्या बोलोगे, Na। तो ये नैप्थेलिक एसिटिक एसिड या NaA एक ऑक्सीजन है जो कि किस ओरिजिन का है, सिंथेटिक ओरिजिन का है। इसके अलावा 2,4-D, 2,4-D डाइनाइट्रोफिनॉल और 2,4,5-T ट्राइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल और ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब इसकी बड़े इंपॉर्टेंस है। एक बार हुआ वॉर बिटवीन वियतनाम एंड US। वार क्या हुआ बच्चे, वो US ने अटैक कर दिया, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और उसने लिया हल्के में किसको, वियतनाम को, ठीक है। तो अटैक कर दिया। और वियतनाम में घने जंगल, उन्होंने इतने उड़ा दिए इनके लड़ाकू विमान को नीचे से बैठ के, ठीक है, AK-47 से मार मार के गिरा दिए। जैसे ही नीचे आते थे AK-47 की रेंज में उड़ा दे रहे, मतलब इतना भयंकर विध्वंस कर दिया कि US को अपनी औकात समझ में आ गई। फिर उसने क्या किया कि वो जो घने जंगल थे ना, वही उनके लिए वो थे, वियतनामियों के लिए वही जो है फायदा पहुंचा रहे थे। तो उसके ऊपर छिड़काव किया गया 2,4-D एंड 2,4,5-T का। तो पूरी लीव्स जो है गिर गई, अब दिखने लगा, फिर कंट्रोल कर लिया। तो 2,4-D प्लस 2,4,5-T इन दोनों को क्यूमुलेटली एक नाम दिया उन्होंने, क्या, एजेंट ऑरेंज। तो एजेंट ऑरेंज क्या है बच्चे, ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। 2,4-D प्लस 2,4,5-T के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एजेंट ऑरेंज। एंड दिस केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल यूज्ड इन वियतनाम वॉर। इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा। मैंने सुना तुमको हरी क्लास में ऐसे मजा आता है। हम्म। तो बच्चे यहाँ पे मैंने शायद नाम गलत बोला था तुम्हें, लिख दो 2,4-D का नाम लिखा होगा, हाँ लिख लो इसको, 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी। बच्चे इतने सारे तो नाम है, एसिटिक एसिड। एक्चुअली एक ना उसका इनहिबिटर है, किसका,